देखिए, एक चीज तो आप जान लीजिए कि ओएमजीसी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2006 से पहले आए जितने भी पेंशनर्स हैं उनको भी एमएससीपी दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशनर्स को एमएससीपी दिया जाएगा तो जो ये ओआरओपी की विसंगतियां देखते हैं, पेंशन रिविजन की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। तो बेसिकली ओएमजीसी रिपोर्ट है क्या, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत ही सिंपल वीडियो होगा, बहुत सरल तरीके से मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आया था, स्पेशली ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक को लेकर के। तो उसमें उनको पेंशन तो बढ़ करके मिलेगा, जिनका क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ज़्यादा का था और उनको पेंशन 30 साल का मिल रहा था, तो अभी वो बढ़ा दिया गया है 33 साल के लिए। फिर पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र का अपना ड्यू डेट अपडेटेड है कि नहीं इस पर से वो कैसे देखेंगे। ये जो बात चल रही है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के, तो ऐसे कंटेंट हम हमेशा आपके लिए बनाते रहते हैं जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए बात है हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। देखिए, ओएमजीसी रिपोर्ट बेसिकली क्या है कि ये हमेशा से ऑलरेडी पूर्व सैनिकों के पक्ष में थी। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि सरकार ने इसे कभी लागू ही नहीं किया। अब इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, हम विसंगतियों की बात करते हैं, पेंशनर्स के बेनिफिट की बात करते हैं, तो वहां पर कमियां कहां से हो रही है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं जिसको अभी भी नहीं सुधारा जा रहा। और हमने ये जो चैनल बनाया बेसिकली ईटीएच इंडिया इसलिए बनाया ताकि पेंशनर्स की हेल्प हो सके, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो, जो भी टर्मिनोलॉजीज हो, वो सारा कुछ शॉर्ट आउट हो सके इस चैनल पे। तो देखिए, बेसिकली ओएमजीसी रिपोर्ट भी ऐसा ही रिपोर्ट है और ये बहुत पहले की रिपोर्ट है। ओएमजीसी का मतलब आप समझिए वन मैन जुडिशियल कोर्ट रिपोर्ट है। तो ये वन मैन जुडिशियल कोर्ट रिपोर्ट जो है आ तो गई थी बहुत पहले, ऑलरेडी पूर्व सैनिकों के पक्ष में भी था, सब कुछ सही था, लेकिन सरकार ने ही इसे लागू नहीं किया है। तो अब जब लागू नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर ये रिपोर्ट लागू, हालांकि देखिए आज के टाइम पर इस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं करता, लेकिन अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती है तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, और अभी आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा सिर्फ 8 से 10 मिनट में, कि अगर ये लागू हो जाता तो ऑलरेडी जो भी विसंगति और जो कमियों की बात करते हैं वो सब दूर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% चीजें तो सॉल्व हो ही जाएंगी। अब देखिए, एक प्रॉब्लम ये भी है ना हमारे साइड में कि बहुत सारे पूर्व सैनिक को ये पता ही नहीं था कि ओएमजीसी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन लिखी हुई थी। देखिए, ये बहुत पहले की बात है और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। अभी भी अब कुछ अगर हमारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको सच में ओएमजीसी रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, हालांकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आज के टाइम पर वैसे अगर देखा जाए तो ये ओएमजीसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी गई है, सार्वजनिक है। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिकमेंड की गई हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस रिपोर्ट को सरकार लागू कर देती है तो बहुत सारी विसंगतियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। अब मैंने आपको इसको कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ तो शायद आपको समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे और आपको समझ में भी आए कि हाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है। मैंने 5 पॉइंट्स बनाए, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि रिजर्विस्ट को ओआरओपी देना। अब जैसा कि हम सबको पता है कि आज के टाइम पर रिजर्विस्ट को ओआरओपी नहीं मिल रहा है, और सिर्फ रिजर्विस्ट की बात नहीं है, पीएमआर वालों के लिए तो बात ही करना आप लोगों ने छोड़ दिया। साथ ही साथ अगर देखें तो पीएमआर को ओआरओपी नहीं मिल रहा है। मतलब कि ओआरओपी 1 में आपने पीएमआर को रिकमेंड किया, उनको यूज किया कि हाँ ठीक है इनको मिलेगा, और ओआरओपी 2 से आपने खत्म कर दिया, ओआरओपी 3 में भी खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम पर ओआरओपी 4, 5 कहीं पर भी पीएमआर नहीं दिखेंगे। तो ये एक विषय, हालांकि अगर मैं ओएमजीसी रिपोर्ट की तरफ फोकस करूं तो उन्होंने पीएमआर का जिक्र नहीं किया, जबकि होना चाहिए था उसमें जिक्र। देखिए, मैं हमेशा इसीलिए कोशिश ऐसा करता हूँ कि ऐसे कंटेंट बने जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो। और देखिए, ये भी एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ओएमजीसी रिपोर्ट में जो है वो रिजर्विस्ट के लिए बात की गई है, लेकिन पीएमआर के लिए बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए थी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रिजर्विस्ट को जो है वो ओआरओपी देना चाहिए।
110%, जो कि आज के डेट में नहीं मिल रहा है। पीएमआर को भी ओआरओपी मिलना चाहिए, जो कि आज के डेट में नहीं मिल रहा है। अगर आज के डेट में उनको ओआरओपी नहीं मिल रहा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और देखिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी जैसे मैं सिर्फ अगर एक रिजर्विस्ट के एग्जांपल लूं तो अभी इनका मिनिमम पेंशन बनता है, वो बनता है 9,000, जबकि इनका होना कितना चाहिए था, अप्रोक्स 12,000 के अनुसार। और इसका भी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया हुआ। अब इस तरीके से इन्हें 7 सीपीसी का भी फायदा नहीं मिला। अब तो 8 सीपीसी आने वाला, अब वो कब आएगा? हालांकि 8वें वेतन आयोग के ऊपर भी अभी कोई ना ही कोई मीटिंग हुई है, अब इवन अभी कोई बैठक ही नहीं हुआ है, तो अभी उसके ऊपर भी बात करना बेफिजूल की बात होगी। लेकिन बहुत सारे वीडियोस कंटेंट्स बन रहे हैं, मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं उसको, लेकिन अभी कैबिनेट की तरफ से कोई मीटिंग नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, स्पेशली 8 सीपीसी को लेकर। लेकिन मैं बात रिजर्विस्ट की कर रहा था, तो रिजर्विस्ट को 7 सीपीसी का भी बेनिफिट नहीं मिला है, तो वो बहुत पीछे है अभी। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, सरकार जब तक एक सही सॉलिड स्टैंड नहीं लेगी ना, तो पेंशनर की समस्या हमेशा ही रह जाएगी, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। आप ओआरओपी आने से आप ये नहीं समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओआरओपी ना एक बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद आया है, हम सबको पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सेम इसी तरीके से आज के डेट में सच में पेंशनर्स को, जब रिटायर्ड होते हैं पूर्व सैनिक, उनको ना बहुत प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स पे ना कोई बात ही नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ एक विसंगति दूर हुई है, वो हुआ है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का क्या था? क्वालिफाइंग सर्विस से रिलेटेड था, जो कि आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक। तो ये फिलहाल रिजर्विस्ट वाला केस था अपना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया था कि 2006 से पहले आए पेंशनर्स को एमएससीपी देना, ये ना ओएमजीसी के रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था। अगर दी जाएगी तो ऑटोमेटिक पेंशन इक्वल हो जाती बाकी रैंकों के समान। अभी क्या प्रॉब्लम है? 2006 से पहले आए पेंशनर्स को अगर एमएससीपी देते हैं, भारत सरकार ऐसा कुछ नियम लाती है, तो ऑलरेडी पेंशन इक्वल हो जाएगी बाकी रैंकों के अनुसार, तो फिर विसंगति दूर हो जाएगी ना। ये जो प्रॉब्लम्स है रैंक्स के अकॉर्डिंग पेंशन इक्वल ना होने का, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है एमएससीपी का। तो एमएससीपी अगर वो सही तरीके से दे, प्रोवाइड कराएं 2006 से पहले आए पेंशनर्स को, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये 2 पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। देखिए सर, तीसरा पॉइंट है हमारे पास पूर्व सैनिकों को सर्विस के अनुसार पेंशन देना। अब देखिए, ये क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहा है, और अभी ये प्रॉब्लम ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है। एयरफोर्स में भी जाएंगे तो ऐसे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट बहुत सारे रैंक्स हैं, जहां पर क्वालिफाइंग सर्विस को सरकार ने मिनिमम कर दिया है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, हालांकि ये विसंगति तो अभी दूर कर दिया है, इसका अपडेट भी मैंने आपको एटीजी डे के चैनल पे दे दिया है, इसीलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीजी डे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी दिया है कि इसका पीसीडीए सर्कुलर भी आ गया है, और उस सर्कुलर में साफ साफ बता दिया गया है कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको 30 साल से बढ़ा करके 33 साल कर दिया गया। तो आज के डेट में जिनका इसका बेनिफिट नहीं मिला, मान लीजिए उन्होंने 32 साल का सर्विस दिया है और उनको बेनिफिट 30 साल का ही मिल रहा था, तो ये 2 साल के इक्विवेलेंट उनका पूरा की पूरा एरियर और उनका बढ़ा हुआ पेंशन उनको 110% इस बार देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। 46,990 के अराउंड हो जाएगा, और उसका एक पूरा कैलकुलेशन बनाया है मैंने, जो कि ऑलरेडी हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए रिकमेंडेड है। तो ये एक चीज तो अभी ठीक है, लागू किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही है, अब ओएमजीसी रिपोर्ट के अनुसार अगर इस चीज को पूर्व सैनिकों को सर्विस के अनुसार पेंशन देना शुरू कर देंगे तो ये सब नौबत ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब इसी बेसिस पे आप जो हमारे सिपाही, नायक, हवलदार के रैंक से, नायब सूबेदार के, वहां पर भी ये चीजें सही हो जाएंगी। तो ये इन चीजों पर ना सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा, और हम लोग इसलिए ही ऐसे कंटेंट बनाते हैं ताकि सारे के सारे पेंशनर्स जागरूक रहे और इसके ऊपर एक सही कार्रवाई हो सके, सही काम हो सके, सरकार कोई सॉलिड स्टेप ले ताकि पेंशनर्स को एक्चुअल जो उनका बेनिफिट है वो उनको मिल सके। चलिए अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा नेशनल मैक्सिमम के अनुसार पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाना। अब आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ओआरओपी में एवरेज और मिनिमम करने से पेंशनर का पेंशन कम होता है। अब देखिए ये ना इसके कैलकुलेशन भी हमने किया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से जो हमें पेंशनर को जो पेंशन दी जाती है
वो कभी भी मिनिमम अमाउंट पे या फिर ऑन एन एवरेज निकाल करके, अभी जैसे OROP2 OROP3 का कैलकुलेशन हम निकालेंगे तो उन्होंने ऑन एवरेज बेसिस पे दे दिया। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए तो जो भी नॉशनल का मैक्सिमम अमाउंट होता है उसके अनुसार अगर पेंशन दे तो ये ना पेंशन वाला जो कम हो जाता है, पेंशनर का जो एक्चुअल पेंशन उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, वो भी कम होकर के मिल रहा है। तो कम से कम ये चीजें तो सही होंगी। तो इन चीजों पे सरकार को काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से पांचवा प्रॉब्लम क्या है, पेंशन फॉर्मूला बदलना। देखिए आज के टाइम पर जो पेंशन दिया जाता है ये फॉर्मूला मतलब ऐसा हो गया है ना कि ये पूरा ओल्ड फॉर्मूला है, उसी को घिस पीट करके पेंशन तैयार किया जा रहा है और वो मिल रहा है। उस फॉर्मूला को चेंज करना होगा सरकार को, तब जाकर के पेंशनर एक्चुअल में वो बराबर आ सकते हैं समाज में। उनको अभी जो उनको सरवाइव करना सही तरीके से जा सकता है अगर पेंशन फॉर्मूला को सरकार बदलती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए ताकि पेंशन में सुधार हो सके। तो देखिए ये कुछ मिनिमम 5 पॉइंट्स थे जिस पर सरकार को सच में काम करना चाहिए, और अगर इस टाइप के चीजें होती हैं तो सही में पेंशनर के लिए एक्चुअल बेनिफिशियल होगा। अभी के टाइम पर देखा जाए तो सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है कि बहुत कुछ हो रहा है पेंशनर के लिए, उनको ऐसा एरियर मिल रहा है, वो मिल रहा है। धरातल पर कुछ भी नहीं है। धरातल पर सिर्फ आपका पेंशन कंटिन्यू मिल रहा है, वो भी विसंगतियों के कारण से आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार पर कम ही मिल रहा है। जो कि पेंशन फॉर्मूला है वो मैक्सिमम पर अभी भी नहीं हुआ है, तो आपको मिनिमम और एवरेज वैल्यू पे ही मिलता है, जो कि सही करना चाहिए सरकार को ताकि हम सभी पेंशनर को उसका बेनिफिट मिल सके। तो वैसे ये OMGC वाली रिपोर्ट जो हमने इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाया नोट्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपका भी कोई सुझाव या एडवाइस है इस OMGC रिपोर्ट के ऊपर में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हमारा पेंशन कंटिन्यू रहे इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रहे। ATH इंडिया चैनल के हर वीडियो में हमने लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अपना जीवन प्रमाण पत्र अपने आप खुद से कैसे सबमिट कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आई होप कि वो सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वहाँ पर ना हमने एकदम प्रैक्टिकली बता दिया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बिना किसी के हेल्प से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे चाहे तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे भी कर सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर अपडेटेड रहे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ। ड्यू डेट देखिए कहीं वो निकल तो नहीं गया है, उसको टाइम से भरिए ताकि पेंशन कंटिन्यू रहे, क्योंकि इसकी वजह से भी पेंशन रुक जाता है। और एक बार पेंशन आपके लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से रुक जाए, दोबारा रिकंटिन्यू करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लफड़ा होता है। रिकॉर्ड तक को आपको लेटर लिखना पड़ेगा, इवन आपको जाना भी पड़ सकता है। तो मेन आप पहले से ही सतर्क रहें और इन चीज़ों को प्रॉपर वे में अपडेटेड रहें और हमारे साथ बने रहिए। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको सब कुछ ऑलरेडी पता है, दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। बट जो नए सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स आ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप ATH इंडिया चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।